इंसानों और जिन के बीच शारीरिक संबंधों की बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। मगर जब एक पॉडकास्ट में एक लड़की अपनी जिंदगी की ऐसी ही एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना साझा करती है और उसके सबूत भी दिखाती है, तब इस पर यकीन करना पड़ता है। इंडोनेशिया की इस सच्ची घटना में सामने आता है कि कैसे एक जिन एक शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, कैसे वो जिन पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ना चाहता था और उस लड़की को पूरी तरह अपने वश में कर चुका था। आज का वीडियो जितना डरावना होने वाला है, उतना ही शादीशुदा लोगों के लिए एक सीख भी देने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं ध्रुव और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन ध्रुव। तो चलिए चलते हैं इंडोनेशिया की उस खौफनाक सच्ची घटना की ओर, जहां आपका डरना तय है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घटना की शुरुआत में हम देखते हैं कि इचा नाम की एक लड़की पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करती है। वो हमें एक ऐसे सपने के बारे में बताती है जो उसे हर रोज दिखाई देता था। हर बार वही जगह, वही माहौल और वहां एक बेहद खूबसूरत आदमी, बिल्कुल वैसा जैसा उसे पसंद था। वो आदमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इचा को लगता था कि ये सब सिर्फ सपना है, लेकिन दोस्तों, असलियत में जब वो सो रही होती थी, तभी एक जिन उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता था। इससे साफ पता चलता है कि उस जिन की नजर इचा पर बुरी थी। जब ठीक सुबह 4 बजे उसकी नींद खुलती तो उसे बहुत ताजगी महसूस होती, मानो सपने में जो हुआ हो उसका असर हो। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब उसके साथ हकीकत में हो रहा है। उसी समय उसका पति एरियल नाइट गार्ड की नौकरी से घर लौटता है। हम देखते हैं कि दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इचा गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। काम खत्म करके जब तक घर आते हो तब तक रात खत्म होने वाली होती है। चाहकर भी हम साथ समय नहीं बिता पाते। मुझे भी घर का सारा काम करना पड़ता है। एरियल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। इचा कहती है, अपने कपड़े सही जगह पर रखो और फिर फ्रेश होकर खाना खाने आना। एरियल कपड़े ठीक जगह पर रख देता है, लेकिन तभी एक जिन उन कपड़ों को नीचे गिरा देता है। इचा जब ये देखती है तो दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ जाता है। यहीं से समझ में आने लगता है कि ये जिन इस दंपत्ति की जिंदगी में सिर्फ परेशानी पैदा करने आया है। बेचारा एरियल बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह इचा उससे ठीक से बात भी नहीं करती। वो एक कंपनी में जॉब करती है और वहीं चली जाती है। ऑफिस में उसकी दोस्त लिंडा उससे पूछती है, लगता है तुम दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ है ना? इचा जवाब देती है, मुझे लगता है एरियल दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब वो मुझे पहले जैसा वक्त नहीं देता। आखिरी बार हमारे बीच शारीरिक संबंध कब बने थे ये भी मुझे ठीक से याद नहीं, जबकि हमारी शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। तब लिंडा मुस्कुराकर कहती है, देखो, शादी के बाद ऐसा होना आम बात है। जैसे शादी से पहले वो तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आता था और अब नहीं आता, वैसे ही तुम भी पहले जैसी नहीं रही। आज घर जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ, खुश रहो और अपने रिश्ते को समय दो। देखना, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ एरियल काम के दौरान अपनी सीनियर कोलीग से अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां साझा करता है। वो व्यक्ति कहता है, ऐसी बातें हर घर में होती हैं। आज थोड़ा जल्दी घर चले जाओ और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ। देखना, सब ठीक हो जाएगा। जब एरियल घर पहुंचता है तो इचा भी उसके लिए तैयार होकर इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं और कुछ देर बाद एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि वो जिन भी उनके साथ मौजूद है और उनके बीच दखल दे रहा है। जब इचा सो जाती है तो वो फिर उसी रहस्यमयी जगह का सपना देखती है। वहां वही युवक उसके पास आता है और उसके पेट पर एक फूल रख देता है। लेकिन आज उसका व्यवहार इचा को बहुत अजीब लगता है। इचा उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी कहता है, तुम कभी भी इस घर से बाहर नहीं जा पाओगी। डर कर उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके पास उसका पति नहीं है, लेकिन सपने वाला वही फूल सचमुच उसके पास रखा हुआ है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। नीचे आने पर वो देखती है कि एरियल ने उसके लिए खाना बनाया है और कह रहा है, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारे बीच अब कोई परेशानी नहीं रहेगी, तुम देखना। ये सुनकर इचा भी खुश हो जाती है। इचा बताती है कि काम खत्म होने के बाद वो अपनी छोटी बहन इम्मा से मिलने जाएगी, इसलिए आज घर लौटने में देर होगी। एरियल भी मान जाता है और उसे ऑफिस छोड़ देता है। ये देखकर उसकी दोस्त लिंडा भी खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन काम करते समय अचानक इचा को एक डिब्बे के ऊपर वही फूल दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था। जैसे ही वो फूल को छूने जाती है, कोई उसे खींचकर अपने पास ले लेता है। तभी उसके सामने वही सपनों वाला आदमी आ जाता है। लेकिन शीशे में उसकी परछाई देखकर इचा समझ जाती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक भयानक जिन है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। अगले ही पल वो जिन अपने असली डरावने रूप में उसके सामने आ खड़ा होता है।
इचा भागकर बाथरूम में चली जाती है और उसे जोरों की उल्टी होने लगती है। लिंडा वहां पहुंचती है, लेकिन इचा बिना कुछ बताए चली जाती है। जब लिंडा बेसिन में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उल्टी नहीं थी, बल्कि उसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। काम खत्म होने के बाद इचा एक कैफे में अपनी छोटी बहन इम्मा से मिली होती है। इम्मा कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, रोज झगड़ा होता है, अब मुझसे सहा नहीं जाता दीदी। इचा उसे समझाती है, ऐसे उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते हैं, मेरे साथ भी लंबे समय तक ऐसा हुआ था, सब ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा समय दो। इम्मा मुस्कुराकर कहती है, दीदी तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो गए, अब तो हम सब एक बच्चे की उम्मीद कर सकते हैं। ये सुनकर इचा का चेहरा उतर जाता है। असल में वो और एरियल बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें अब तक संतान नहीं हुई थी और उसका इलाज भी चल रहा था। तभी इचा एरियल को मैसेज भेजती है कि घर लौटते समय उसकी दवा लेते आए। उधर एरियल काम कर रहा होता है कि अचानक उसे इचा कहीं जाती हुई दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे चलता है। इचा एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। एरियल देखता है कि उसका पेट अजीब तरह से फूला हुआ है, बिल्कुल एक गर्भवती महिला की तरह, और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। अचानक उसकी आंखों के सामने इचा एक नवजात बच्चे को जन्म दे देती है। फिर वो एक डरावने चेहरे के साथ एरियल की तरफ देखती है। वो नवजात बच्चा धीरे धीरे एरियल की ओर बढ़ने लगता है। ये नजारा देखकर एरियल बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने सीनियर से होती है। जब एरियल उसे पूरी बात बताता है तो दोनों दोबारा उसी जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। ना वहां ईचा होती है और ना ही किसी तरह की कोई अजीब चीज। जब एरियल घर लौटता है तो ईचा उसके साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही होती है, लेकिन एरियल उस घटना को किसी भी कीमत पर भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक अनजाना डर लगातार घर करता जा रहा था। ईचा उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन एरियल कुछ भी कह नहीं पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि ईचा की मालिश करने के लिए एक दाई माँ घर आती है और वो एरियल को बताती है कि ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईचा खुशी से झूम उठती है, लेकिन एरियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। ऑफिस पहुंचकर ईचा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सभी स्टाफ को बताती है और ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जब ईचा बाथरूम जाती है तो लिंडा भी उसके पीछे आती है। पिछली घटना की वजह से उसे ईचा की बहुत चिंता हो रही थी। लिंडा कहती है, अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, तुम्हारे सिम्टम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ईचा गुस्से में जवाब देती है, जरूर, मैं प्रेग्नेंट हूं इसलिए तुझे जलन हो रही है, इसी वजह से तू ऐसी बातें कर रही है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उधर उसी दिन एरियल अपने सीनियर से कह रहा होता है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं, हिसाब बिल्कुल नहीं मिल रहा। आखिरी बार मैंने ईचा के साथ 6 महीने पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था और उसके बाद सिर्फ 2 दिन पहले फिर वो 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि उसका किसी और के साथ रिश्ता है। उसका सीनियर उसे समझाते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी पत्नी से सीधे इस बारे में बात करो। एरियल जैसे ही ईचा से बात करने की हिम्मत जुटा रहा होता है, तभी उसे पास खड़ी एक कार के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से कार के अंदर देखता है और वहां एक बेहद डरावने शैतानी बच्चे को देखकर सहम जाता है। वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसके पीछे वही जिन उस बच्चे को गोद में उठाए खड़ा दिखाई देता है। घर पहुंचकर एरियल ईचा का मोबाइल चेक करता है। उसमें उसे डैनी नाम के एक आदमी के साथ उसकी कई चैट्स दिखाई देती हैं। वो गुस्से में पूछता है, ईचा, ये सब कब से चल रहा है? ईचा हैरानी से कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, मैं बस उससे सामान्य तौर पर बात करती हूँ। लेकिन एरियल का शक कम नहीं होता। तब ईचा कहती है, अगर तुम्हें इतना ही शक है तो कल हम हॉस्पिटल चलेंगे, डीएनए टेस्ट के बाद सब सच सामने आ जाएगा। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, ईचा प्रेग्नेंट है ही नहीं। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। फिर डॉक्टर एरियल को समझाता है, असल में लंबे समय से बच्चा ना होने की वजह से आपकी पत्नी एक मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं। उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी कारण उनके शरीर में भी प्रेग्नेंट महिला जैसे बदलाव और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर एरियल को खुद पर शर्म आने लगती है, क्योंकि उसने ईचा पर बेवजह शक किया था। हॉस्पिटल से ऑफिस पहुंचकर ईचा सारी बातें अपनी दोस्त लिंडा को बताती है। सब सुनने के बाद लिंडा कहती है, मुझे ये सब बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा, इसमें कुछ बहुत अजीब है।
सच्चाई जानने के लिए वो ईचा को अपने उस्ताद के पास ले जाती है, जिनका नाम उस्ताद जैनी है। वो एक कविराज हैं और इस्लामिक रुकिया भी करते हैं। जैनी कविराज ईचा को देखते ही उसके पीछे किसी और की मौजूदगी महसूस कर लेते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ईचा के साथ कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है। वो कहते हैं एक तरह के जिन होते हैं जो इंसानों की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक जिन तुम्हारी जिंदगी में भी आ चुका है। उसका मकसद तुम्हारी और तुम्हारे वैवाहिक जीवन दोनों को खत्म करना है। इसके बाद ईचा अपने रोज आने वाले सपनों के बारे में भी सब कुछ जैनी कविराज को बताती है। वो कहती है, मैं हर रोज एक ही सपना देखती हूँ। वहां एक युवक होता है और वो हर दिन मेरे साथ संबंध बनाता है। जैनी कविराज गंभीर होकर कहते हैं, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि वो असली बच्चा ही नहीं है। ये सुनते ही ईचा गुस्से से भड़क जाती है और उल्टा सीधा बोलते हुए वहां से चली जाती है। उसे अब भी पूरा विश्वास था कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो दिल से एक बच्चे की चाहत रखती थी। उसके गुस्से से ये बात साफ समझ में आ रही थी। इधर लिंडा ईचा का मन ठीक करने के लिए उसके घर जाती है। वापसी में जब वो अपनी स्कूटी से लौट रही होती है, तभी अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है। वो गाड़ी रोककर उस बिल्ली को सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है, लेकिन जब वो वापस अपनी स्कूटी की तरफ लौटती है तो उसे महसूस होता है कि बिल्ली का बच्चा उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता। जब वो उसी जगह वापस जाती है जहां बिल्ली को छोड़ा था, तो बिल्ली भी गायब होती है। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक जिन प्रकट हो जाता है। लिंडा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच नहीं पाती। वो जिन उसे बेहद डरावने तरीके से मौत के घाट उतार देता है। ये पूरा दृश्य ईचा अपने सपने में देखती है। वो दौड़कर वहां पहुंचती है और अपनी दोस्त की हालत देखकर स्तब्ध रह जाती है। लिंडा की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगती है, क्योंकि वही लिंडा उसे जिन से छुटकारा दिलाने के लिए कविराज के पास लेकर गई थी, और शायद इसी वजह से आज उसकी ये हालत हुई। उसी समय एरियल भी वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि ईचा जमीन पर बैठी रो रही है। वो उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी दोनों देखते हैं कि ईचा का पेट अचानक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला जैसा बड़ा हो चुका है। घर पहुंचने के बाद ईचा अपने सपनों, उस जिन और जैनी कविराज की सारी बात एरियल को बता देती है। सब सुनकर एरियल हैरान रह जाता है। वो पूछता है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ईचा धीरे से कहती है, मुझे लगता था ये सिर्फ एक सामान्य सपना है, इसलिए मैंने कभी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मामला इतना डरावना हो जाएगा। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें दोबारा जैनी कविराज के पास जाना होगा। ईचा की बहन इमा भी उनके साथ जाती है। जैनी कविराज हमेशा की तरह ईचा पर एक रिचुअल शुरू करते हैं। जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ईचा बेचैन होने लगती है। अचानक ऐसा लगता है मानो उस पर किसी जिन का पूरी तरह कब्जा हो गया हो। उसकी आंखें बेहद डरावनी हो जाती हैं। जैनी कविराज उससे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? तूने इसका शरीर क्यों अपने कब्जे में लिया है? तेरा मकसद क्या है? सब सच बता। तभी ईचा के अंदर मौजूद जिन जवाब देता है, मुझे ईचा का चेहरा बहुत पसंद है। हमारी दुनिया में भी बिल्कुल ऐसी ही एक लड़की थी जिससे मेरी शादी हुई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। ईचा उसी जैसी दिखती है, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैनी कविराज कहते हैं, फिलहाल हम इस जिन को ईचा के शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करेगा, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा। फिर वो एरियल से कहते हैं, तुम कभी भी ईचा को अकेला मत छोड़ना। जैनी कविराज एक आयत लिखकर एरियल को देते हैं और कहते हैं, हर रोज ईचा के साथ मिलकर इस आयत की तिलावत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कविराज ने बताया था। ऐसा लगने लगता है कि शायद उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से वो जिन उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करता। धीरे धीरे वे उस पूरी घटना को भूलने लगते हैं और ईचा को भी वो डरावना सपना आना बंद हो जाता है। एक दिन दोनों एक कैफे में डिनर करने जाते हैं। वहां एरियल मुस्कुराते हुए कहता है, देखो मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होगा। वहां सब इंतजाम होने के बाद मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा अकेले रहना पड़ेगा। अगर हो सके तो अपनी बहन इमा को अपने साथ रख लेना। ईचा का मन उदास हो जाता है, लेकिन पैसों की जरूरत को देखते हुए वो मान जाती है। अगले दिन एरियल दूसरे शहर चला जाता है और ईचा घर पर अकेली रह जाती है। अकेलापन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इमा को फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहती है। इमा जवाब देती है, दीदी आज मेरे पास बहुत काम है, आज आना मुश्किल है, मैं कल पहुंचूंगी।
उधर इचा जैनी कविराज द्वारा दी गई आयत पढ़ते पढ़ते टीवी देखते हुए सोफे पर ही सो जाती है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे कोई भयानक चीज उसके आसपास मौजूद हो। अगले दिन ऑफिस में काम करते समय उसकी नजर एक महिला वर्कर पर पड़ती है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, इचा डर से सिहर उठती है। उसका चेहरा बिल्कुल किसी शैतानी चेहरे जैसा दिखाई देता है। कुछ ही पलों में इचा देखती है कि एक एक करके सभी वर्कर्स के चेहरे उसी तरह डरावने हो गए हैं। वे सब उसका पीछा करते हुए बस एक ही बात दोहराते हैं, तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी, तुम उससे कभी दूर नहीं जा पाओगी। घबराकर इचा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उधर घर पर इमा पहुंच जाती है। इचा उसे सारी बातें बता देती है और इसी बारे में एरियल को भी फोन करती है। एरियल कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ रहा हूं, फोन इमा को दो। फिर वो इमा से कहता है, प्लीज आज रात इचा को सोने मत देना, अगर वो सो गई तो वही जिन उस तक पहुंच जाएगा। दोनों बहनें जागते रहने की कोशिश करती हैं और आपस में बातें करती रहती हैं, लेकिन बात करते करते इचा की आंख लग जाती है। इमा उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं जागती। तभी अचानक एक अदृश्य ताकत इमा को जोर से धक्का देती है और उसे दूर फेंक देती है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद इचा महसूस करती है कि वो जिन उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि उसका पेट फिर से पहले की तरह फूला हुआ है और उससे खून बह रहा है। घबराकर वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। बाहर आकर वो देखती है कि इमा नीचे बेहोश पड़ी है, मगर उस समय वो अपनी हालत से इतनी परेशान होती है कि उसका पूरा ध्यान खुद पर ही रहता है। कुछ देर बाद एरियल घर पहुंच जाता है। इचा बेहोश हो चुकी होती है। वो इमा को होश में लाता है और फिर तीनों तुरंत जैनी कविराज के पास पहुंचते हैं। जैनी कविराज अपने साथियों के साथ मिलकर रिचुअल शुरू करते हैं। इचा को बीच में बिठाकर रुकैया की तिलावत की जाती है। उधर इचा खुद को अपने उसी रहस्यमयी सपनों वाली दुनिया में एक घर के अंदर पाती है, लेकिन उसे वास्तविक दुनिया से आती तिलावत की आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं। वो वहां से निकलने की पूरी कोशिश करती है। तभी वही युवक फिर उसके सामने आ जाता है। अब इचा जान चुकी होती है कि वो इंसान नहीं है, इसलिए वो उससे दूर भागने लगती है। लेकिन अचानक वो युवक अपने असली जिन वाले रूप में बदल जाता है और उस पर हमला करने लगता है। उसी सपने के भीतर वो इचा पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश करता है, जिसका असर वास्तविक दुनिया में भी दिखाई देने लगता है। इचा का चेहरा बदल जाता है और उसकी आंखों में एक भयावह चमक दिखाई देने लगती है। वो जिन जैनी कविराज और उनके साथियों को रिचुअल पूरा नहीं करने देना चाहता। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि इचा का बिस्तर तक हवा में उठने लगता है। फिर भी जैनी कविराज और उनके साथी लगातार रुकैया पढ़ते रहते हैं। डराने की हर कोशिश नाकाम होने पर जिन अपने असली रूप में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी एरियल इचा के कान के पास जाकर कुरान की आयतें पढ़ता है और कहता है, अगर तुम सच में मेरी आवाज सुन पा रही हो तो अपने सपने के अंदर भी यही आयत पढ़ती रहो। बहुत मुश्किल से इचा उस दूसरी दुनिया में तिलावत शुरू करती है। जैसे जैसे वो आयतें पढ़ती है, जिन कमजोर पड़ने लगता है। इचा दौड़ते हुए उस डरावने महल से बाहर निकल आती है और उसी पल पूरा महल ढह जाता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो उठकर बिल्कुल सामान्य हो जाती है और रिचुअल भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। अब वो उस जिन के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुकी होती है। सब लोग बेहद खुश होते हैं, लेकिन कहानी यहीं एक रहस्य छोड़ जाती है। 6 साल बाद दिखाया जाता है कि इचा के 2 बच्चे हैं। उसका बड़ा बेटा बाहर खेल रहा होता है। इसी दौरान इमा बाहर आती है और देखती है कि बच्चा एक अनजान युवक से बातें कर रहा है। दोस्तों, यही वही युवक जिन था जिसने कभी इचा को अपने वश में किया था, लेकिन इमा उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। इससे साफ संकेत मिलता है कि वो जिन आज भी इस परिवार पर नजर रखे हुए है। इसके बाद पॉडकास्ट में असली इचा अपनी सच्ची घटना साझा करती हुई दिखाई देती है। उसका कहना है कि उसकी जिंदगी की इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से प्रेरित होकर ये मूवी बनाई गई है। वो ये भी मानती है कि उसके 2 बच्चों में से एक शायद उसी जिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जिन समय समय पर उस बच्चे से मिलने आता है। यही इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को लेकर मुझे भी कई लोगों के अनुभव सुनने को मिले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर कभी आपको कोई असामान्य या डरावना अनुभव हो तो अपने भरोसेमंद धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक और अपने परिवार से जरूर बात करें। किसी भी बात को अकेले सहने की कोशिश ना करें। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मैं भी आपके लिए जल्दी जल्दी और बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप सब खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। आज यहीं पर विदाई लेता हूं, फिर से मुलाकात होगा ऐसे ही एक वीडियो के साथ।